क्या होगा अगर ये मान लिया जाए कि लेजर बीम या फिर हमारी छतों पर लगे सोलर पैनल और यहाँ तक कि जिस कंप्यूटर तकनीक पर आज की दुनिया पूरी माफ कीजिएगा, जिस पर आज की पूरी दुनिया निर्भर है, उसके पीछे का जो विज्ञान हमें स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया गया है वो पूरी तरह से एक भ्रम है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन सोचिए अगर हम एक बहुत ही शानदार विशाल इमारत के सामने खड़े हों। हाँ हाँ बिल्कुल। और हम पिछले 100 सालों से उस इमारत के चारों ओर लगे लोहे और लकड़ी के बाहरी ढांचे को, मतलब उस स्कैफोल्डिंग को ही देख रहे हों। उस ढांचे पर हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। सही कहा। उसके हर एक पाइप और पेंच को मापने के लिए जटिल गणितीय समीकरण भी तो बना लिए गए हैं। बिल्कुल। और ये पूरी तरह से मान लिया गया है कि यही लोहे का ढांचा ही असल इमारत है। लेकिन तब क्या हो जब कोई आए और उस पूरे बाहरी ढांचे को एक झटके में हटा दे? अरे वाह! तो अचानक 100 साल के भ्रम के बाद पहली बार वो असली इमारत अपनी पूरी स्पष्टता, सरलता और सुंदरता के साथ सामने खड़ी होगी, है ना? एकदम सही। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। विज्ञान की दुनिया में जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है, जो पूरी 20वीं सदी का सबसे बड़ा गौरव रहा है, वो वास्तविकता नहीं है। मतलब वो केवल एक बाहरी ढांचा था? हाँ, एक जरूरी कल्पना या नेसेसरी फिक्शन, जिसने हमें कुछ समय के लिए ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को समझने में मदद तो की, लेकिन साथ ही हमें बहुत सी अजीबोगरीब उलझनों में भी डाल दिया। और यही आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का मिशन है। सुनने वालों का इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संदीप जी चौहान की बेहद क्रांतिकारी और विचारोत्तेजक पुस्तक द लास्ट क्वांटम बुक और उनके यूईयूडी यानी यूनिवर्सल एनर्जी डायनामिक्स अनुसंधान के पन्नों में गहराई से उतरने वाले हैं। और ये स्रोत सामग्री सच में पूरी नींव हिला देने वाली है। मैं भी यही सोच रही थी। जब ये स्रोत सामग्री पहली बार मेरे सामने आई तो मुझे लगा जैसे विज्ञान के मेरे सारे पुराने नोट्स मुझे आग में डाल देने चाहिए। मतलब विज्ञान ने हमें हमेशा यही बताया है कि ब्रह्मांड मूल रूप से बहुत अजीब है। बिल्कुल, अप्रत्याशित कणों से भरा हुआ। हाँ, जहाँ चीजें अचानक एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाती है, जिन्हें हम क्वांटम छलांग कहते हैं। लेकिन चौहान का दावा है कि क्वांटम भौतिकी की ये पूरी धुंध अब छटने वाली है और हम उस बाहरी ढांचे से बाहर निकलकर वास्तविकता की एक स्पष्ट तार्किक रोशनी में कदम रख रहे हैं। लेकिन इस नई वास्तविकता को स्वीकार करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पुरानी वास्तविकता का आविष्कार आखिर हुआ ही क्यों था। तो आप कह रहे हैं कि हमें 20वीं सदी की शुरुआत में वापस जाना होगा? हाँ, क्योंकि उस समय भौतिक विज्ञानियों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। वे प्रयोगशालाओं में कुछ ऐसे प्रयोग कर रहे थे जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अच्छा, जहां उन्होंने प्रकाश को एक धातु पर डाला और देखा कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल वही। लेकिन वहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। ऊर्जा एक निरंतर प्रवाह की तरह नहीं आ रही थी। परिणाम हमेशा किश्तों में या कहें तो असतत रूप में मिल रहे थे। मतलब एक निश्चित सीमा से कम का प्रकाश डालने पर कुछ नहीं होता था, चाहे आप उसे कितनी भी देर तक क्यों ना डालें। हाँ, और इसी उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंगों की तरह नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स या कणों की तरह सफर करता है ना? जिन्हें बाद में फोटॉन कहा गया। बिल्कुल। और यही विज्ञान का वह ऐतिहासिक मोड़ था जहां से हमने वो बाहरी ढांचा बनाना शुरू किया। देखिए, उस समय के वैज्ञानिकों के पास रिपल्स या तरंगों की गतिशीलता को स्पष्ट रूप से समझाने वाली कोई भाषा नहीं थी। कोई गणितीय ढांचा भी नहीं था शायद। सही कहा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक निरंतर आने वाली तरंग अचानक एक कटा हुआ या डिजिटल परिणाम कैसे दे सकती है। इसलिए अपने गणित को सही साबित करने के लिए उन्होंने पैकेट या क्वांटा का आविष्कार कर लिया। मतलब उन्होंने मान लिया कि ऊर्जा खुद छोटे छोटे सिक्कों या कणों के रूप में ही यात्रा करती है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। इसका मतलब है कि उन्होंने एक घटना को, एक सीमा या थ्रेशहोल्ड को पार करने के प्रभाव को गलती से एक भौतिक वस्तु मान लिया। हाँ, सटीक तौर पर यही हुआ। ये तो ऐसा है जैसे हम एक नल से टपकती हुई पानी की बूंदों को देखें। पानी नल में एक निरंतर द्रव है, लेकिन वो गिरता बूंदों के रूप में है क्योंकि सतह का तनाव एक सीमा पर आकर टूटता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये, है ना? अब सोचिए अगर हम द्रव गतिशीलता के विज्ञान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें और ये घोषणा कर दें कि ब्रह्मांड में पानी हमेशा गोल कंचों के रूप में ही मौजूद रहता है, तो ये कितनी बड़ी भूल होगी। क्या सच में केवल एक थ्रेशहोल्ड को समझने में नाकामी के कारण पैकेट का आविष्कार कर लिया गया? हाँ,
स्रोत सामग्री इसी बात की पुष्टि करती है। जब ये मान लिया जाता है कि प्रकृति कंचों या कणों से बनी है, तो विज्ञान खुद को एक जाल में फंसा लेता है। क्योंकि फिर प्रकाश कभी-कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी कण की तरह। बिल्कुल, और इस विरोधाभास को छिपाने के लिए वेव पार्टिकल डुअलिटी या संभावनाओं का जादुई गणित गढ़ना पड़ता है। क्वांटम मैकेनिक्स कोई अंतिम सत्य नहीं था, ये बस उस समय की समझ की कमी को पूरा करने के लिए गढ़ी गई एक जरूरी कल्पना थी। ये सच में बहुत चौंकाने वाला विचार है। मैं सोच रही थी कि अगर ब्रह्मांड में पैकेट या फोटॉन जैसी कोई भौतिक चीज है ही नहीं, तो फिर वो क्या है जिसे हम ऊर्जा कहते हैं? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। मतलब हम तो रोज इसके इर्द गिर्द अपनी जिंदगी जीते हैं। हम अपनी गाड़ियों में ईंधन डालते हैं, फोन की बैटरी चार्ज करते हैं, बिजली का बिल चुकाते हैं। बिल्कुल। तो अगर ऊर्जा कोई जमा करने वाली चीज नहीं है, तो चौहान के यूईडी अनुसंधान के तहत ये सब आखिर है क्या? यहीं पर आरएफडी यानी रिपल फील्ड डायनामिक्स की अवधारणा सामने आती है। आरएफडी ऊर्जा की पूरी परिभाषा को ही जड़ से बदल देता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ऊर्जा कोई सिक्का, पैकेट या पदार्थ नहीं है जिसे किसी शेल्फ पर डिब्बे में बंद करके रखा जा सके या किसी बैटरी में भरा जा सके। विज्ञान की सबसे बड़ी गलतीफहमी ये रही है कि उसने ऊर्जा को एक संज्ञा, एक वस्तु मान लिया। तो चौहान के अनुसार ऊर्जा क्या है? उनके अनुसार ऊर्जा केवल एक परिणाम है। वास्तविकता में केवल एक ही चीज मौजूद है और वो है SVE यानी स्ट्रक्चर्ड वैक्यूम एनर्जी। जरा रुकिए, SVE? तो क्या हम उस खाली अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं जिसे हम निर्वात या वैक्यूम कहते हैं? नहीं नहीं, ये कोई खाली जगह नहीं है। SVE एक बेहद व्यवस्थित, हर जगह मौजूद एक तनावपूर्ण क्षेत्र या टेंशन फील्ड है। ब्रह्मांड में सब कुछ इसी फील्ड की ज्यामिति है। थोड़ा और विस्तार से समझाइए। तो जब कोई परमाणु प्रकाश को सोखता है या छोड़ता है, तो वो वास्तव में किसी फोटॉन रूपी पैकेट को अपने अंदर खींचकर जमा नहीं कर रहा होता। अवशोषण और उत्सर्जन पूरी तरह से एक मिथक हैं। है, तो फिर उस प्रक्रिया में होता क्या है? अगर कोई परमाणु ऊर्जा को सोख नहीं रहा है, तो वो उत्तेजित कैसे होता है? जो वास्तव में होता है वो SVE में तनाव का निर्माण और उसका समाधान है। इसे एक ज्यामिति बदलाव के रूप में देखें। अच्छा। जब कोई बाहरी रिपल आकर किसी परमाणु से टकराता है, तो परमाणु की आंतरिक ज्यामिति में तनाव पैदा होता है। वो उस तनाव को समायोजित करने के लिए अपना आकार बदलता है। इसे ही हम गलती से अवशोषण मान लेते हैं। समझ रही हूँ। लेकिन कोई भी ज्यामिति हमेशा तनाव में नहीं रहना चाहती, वो संतुलन चाहती है। जब वो परमाणु वापस अपनी मूल ज्यामिति में लौटता है, तो वो उस अतिरिक्त तनाव को फील्ड में एक नए रिपल के रूप में बाहर धकेल देता है। इसे हम उत्सर्जन कहते हैं। अरे वाह! तो मतलब वहां कोई फोटॉन अंदर नहीं गया और ना ही बाहर आया? बिल्कुल नहीं, यह केवल SVE फील्ड का खुद को पुनर्व्यवस्थित करना था। मुझे इसके थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहिए। मतलब ये सब सूक्ष्म स्तर पर तो ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की भौतिकी पर लागू करें। हाँ, बताइए। मान लीजिए बिलियर्ड्स खेलते समय जब एक लुढ़कती हुई बॉल दूसरी स्थिर बॉल से जोर से टकराती है, क्लासिकल भौतिकी तो यही कहती है कि पहली बॉल ने अपनी गतिज ऊर्जा दूसरी बॉल को ट्रांसफर कर दी। बिल्कुल यही पढ़ाया जाता है। तो अगर ऊर्जा कोई वस्तु नहीं है जो ट्रांसफर हो सके, तो दूसरी बॉल आगे क्यों बढ़ती है? यह बिलियर्ड्स का उदाहरण RFED को समझने के लिए बहुत सटीक है। UED के नजरिए से वहां कोई अदृश्य ऊर्जा एक बॉल से दूसरी बॉल में छलांग नहीं लगा रही है। तो फिर हो क्या रहा है? पहली बॉल जब आगे बढ़ती है, तो वह अपने आसपास के SVE फील्ड में एक रिपल तनाव पैदा करते हुए चलती है। जब वह दूसरी बॉल के संपर्क में आती है, तो वह तीव्र रिपल तनाव दूसरी बॉल की ज्यामिति को बुरी तरह अस्थिर कर देता है। अब दूसरी बॉल के पास इस ज्यामितीय तनाव को सुलझाने का या फील्ड में संतुलन बहाल करने का केवल एक ही तरीका होता है, और वो है अपने जगह से खिसकना। अरे हाँ, जो हमें ऊर्जा का ट्रांसफर दिखाई देता है, वो वास्तव में SVE फील्ड का अपना तनाव सुलझाने का एक परिणाम मात्र है। कमाल है। मतलब हम सदियों से परिणामों को ही कारण मानते आ रहे थे। हमने छाया को देखा और मान लिया कि वही रोशनी का स्रोत है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक गहरी उलझन पैदा हो रही है। कैसी उलझन? अगर ब्रह्मांड और ये SVE फील्ड पूरी तरह से निरंतर है, तो प्रकृति हमें डिजिटल या कटी हुई क्यों दिखाई देती है? अगर प्रकाश एक निरंतर रिपल है, तो प्रयोगों में परिणाम हमेशा किस्तों में या पैकेट्स में क्यों आते हैं?
ये बहुत अहम सवाल है। मतलब परमाणुओं की स्पेक्ट्रल लाइंस इतनी सटीक क्यों होती हैं कि वे एकदम अचानक प्रकट होती हैं? यही वो सवाल है जिसने प्रारंभिक क्वांटम विज्ञानियों को भटका दिया था। और इसका उत्तर चौहान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक में छिपा है, एटीटी, यानी अलाइनमेंट थ्रेशोल्ड टाइम। एटीटी, ये क्या है? यह सिद्धांत बताता है कि कोई भी रिपल तनाव एक देखने योग्य परिणाम में तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि वो एक न्यूनतम समय या अलाइनमेंट की सीमा को पार न कर ले। ब्रह्मांड कहीं से भी डिजिटल या कटा हुआ नहीं है। तो तनाव लगातार बनता है? हाँ, एसवीई फील्ड में तनाव लगातार और निरंतर बनता है, लेकिन घटनाएं या कॉन्सिक्वेंसेस केवल और केवल तभी घटित होते हैं जब वो तनाव एक निश्चित सीमा यानी एटीटी को पार करता है। मैं इस एटीटी की यांत्रिकी को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। फील्ड लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन परिणाम तभी आता है जब एक सीमा पार होती है। जरा रुकिए, क्या ये एक बांध के टूटने जैसा है? हाँ, यह एक बहुत अच्छा तरीका है इसे सोचने का। सोचिए, एक नदी पर बड़ा सा बांध बना है। पानी का दबाव उस बांध पर लगातार निरंतर पड़ रहा है। पानी किश्तों में नहीं आ रहा, वो एक एनालॉग प्रवाह है। बिल्कुल। लेकिन बांध तुरंत नहीं टूटता, वो एक बहुत विशिष्ट सीमा तक दबाव झेलता है, और जैसे ही दबाव उस सटीक सीमा को पार करता है, बूम, बांध टूट जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ उस टूटने की घटना को देखेगा वो कहेगा, अरे, पानी तो अचानक एक झटके में काम करता है, पानी पैकेट्स में आता है। यह एकदम सही और स्पष्ट तस्वीर है। यह थ्रेशोल्ड लॉजिक ही वो चाबी है जो क्वांटम मैकेनिक्स के कटी हुई प्रकृति के भ्रम को खोलती है। तो जब प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है तो वो निरंतर रिपल के रूप में ही आता है, लेकिन धातु के अंदर का इलेक्ट्रॉन तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक कि आने वाले रिपल्स का तनाव धातु की विशिष्ट अति सीमा को पार न कर ले। अच्छा। अगर तनाव पर्याप्त नहीं है या रिपल सही तरीके से अलाइन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। कोई फोटोन कण आकर इलेक्ट्रॉन को टक्कर नहीं मार रहा है। ये सिर्फ बांध पर पड़ने वाला वो पानी का दबाव है जो अपनी सीमा पार कर रहा है। मतलब ब्रह्मांड पासे नहीं फेंक रहा है, वो कोई जुआ नहीं खेल रहा, वो बस अपने एटीटी के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। एकदम सही। ये तो नजरिए को पूरी तरह पलट देता है। लेकिन सिद्धांत और किताबें अपनी जगह है। किसी भी नए विज्ञान की असली परीक्षा तब होती है जब हम उसे अपनी रोजमर्रा की तकनीक पर लागू करते हैं। बिल्कुल, तकनीकी असली पैमाना है। हमारी आधुनिक दुनिया, हमारे कंप्यूटर्स, इंटरनेट, लेजर सर्जरी, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स की देन माना जाता है। अगर क्वांटम थ्योरी सिर्फ एक ढांचा थी तो ये सब तकनीकें काम कैसे कर रही हैं? मुझे लगता है कि हमें चौहान द्वारा की गई इन तकनीकों के पुनर्व्याख्यान पर गहराई से बात करनी चाहिए। हाँ, इस टेक्नोलॉजिकल ऑडिट पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसकी शुरुआत छतों पर लगे सोलर सेल्स से करते हैं। मुझे आज तक यही पढ़ाया गया था कि ये सोलर पैनल प्रकाश के पैकेट्स यानी फोटॉन्स को पकड़ते हैं और उनसे बिजली बनाते हैं। पुराने विज्ञान ने हमें यही बताया, लेकिन आरएफडी के अनुसार सोलर सेल्स कोई फोटोन पकड़ने वाले यंत्र नहीं हैं। तो वे क्या है? अंतरिक्ष में कोई छोटे कण उड़कर हमारे पैनल से नहीं टकरा रहे हैं। सोलर पैनल असल में थ्रेशोल्ड कन्वर्टर हैं। उनमें जो सेमीकंडक्टर सामग्री इस्तेमाल होती है उसकी एक बहुत ही विशिष्ट एटी सीमा होती है। तो जब सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती है तो सूर्य से आने वाले निरंतर रिपल्स उस सामग्री पर पड़ते हैं और वे एसवीई फील्ड में तनाव पैदा करते हैं। जैसे ही वो तनाव उस सेमीकंडक्टर की सीमा को पार करता है, सामग्री की ज्यामिति पुनर्व्यवस्थित होती है। अच्छा, और तब क्या होता है? संतुलन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाता है, जिससे करंट बहने लगता है। हम फोटोन जमा नहीं कर रहे हैं, हम केवल सूर्य के रिपल्स का उपयोग करके एक ज्यामितीय थ्रेशोल्ड को पार करवा रहे हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, क्योंकि अगर हम कणों को पकड़ने की कोशिश करना बंद कर दें और सिर्फ एटीटी को बेहतर तरीके से ट्यून करने पर ध्यान दें, तो हम आज की क्वांटम सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, यही सिद्धांत की सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर लेजर कैसे काम करता है? क्वांटम थ्योरी का दावा है कि लेजर के अंदर एक फोटॉन दूसरे उत्तेजित परमाणु से टकराकर अपना एक हूबहू क्लोन बनाता है, और ऐसे लाखों क्लोन मिलकर एक शक्तिशाली बीम बनाते हैं। देखिए, ये फोटोन क्लोनिंग का विचार तर्क की कसौटी पर बहुत कमजोर साबित होता है। कैसे? जरा सोचिए, एक अंधा रैंडम कण बिना किसी बुद्धिमत्ता के एकदम सही दिशा और एकदम सही फेज में अपना सटीक क्लोन कैसे बना सकता है? सोचने वाली बात है। चौहान स्पष्ट करते हैं कि लेजर में कोई क्लोनिंग नहीं हो रही है।
यहाँ जो घटना घटती है उसे कोहेरेंस कैस्केड कहा जाता है। कोहेरेंस कैस्केड, हाँ। ये क्या होता है? लेजर के अंदर जब एक रिपल ज्यामिति अलाइन होकर एक नया रिपल बाहर छोड़ती है तो वो रिपल अपने आसपास की सभी ज्यामितियों को उसी फेज और उसी अलाइनमेंट में धकेल देता है। अच्छा। हाँ, वे सब एक साथ एक ही लय में अपने अपने एटी को पार करते हैं। यह मुझे एक ऑर्केस्ट्रा या गायकों के कोरस की याद दिलाता है। जैसे अगर एक गायक एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली सुर लगाता है तो उसे सुनकर आसपास के बाकी गायक भी उसी सुर और उसी लय में गाने लगते हैं। बहुत सुंदर एनालॉजी है। वे एक दूसरे की आवाज की कोई कॉपी या क्लोन नहीं बना रहे हैं, वे बस एक ही शक्तिशाली कोहेरेंस या तालमेल में आ रहे हैं, जिससे पूरी आवाज एक गूंजती हुई केंद्रित बीम बन जाती है। एकदम सही। ये कोरस वाली एनालॉजी बिल्कुल उसी कोहेरेंस को दर्शाती है जो लेजर के अंदर काम करती है। और ये कोहेरेंस केवल लेजर तक सीमित नहीं है। अच्छा, और कहाँ दिखता है ये? यही सिद्धांत सुपरकंडक्टर्स पर भी लागू होता है। सुपरकंडक्टर्स। क्वांटम विज्ञान हमें समझाता है कि सुपरकंडक्टर्स में करंट बिना किसी रुकावट के इसलिए बहता है क्योंकि बेहद कम तापमान पर इलेक्ट्रॉन जादुई तरीके से जुड़कर कूपर पेयर बना लेते हैं। लेकिन यूईडी दिखाता है कि वहां कोई जादुई जोड़ियां नहीं बन रही हैं। ये पूरी तरह से बड़े पैमाने पर लैटिस और रिपल का कोहेरेंस है। तो जो हम सामान्य तारों में देखते हैं वो क्या है? सामान्य तारों में इलेक्ट्रॉनों के रिपल्स अलग अलग दिशाओं में टकराते हैं, जिससे एसवीई में स्कैटरिंग होती है। इसी को हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब हम तापमान कम करते हैं? जब तापमान कम किया जाता है तो पूरी सामग्री का एसवी फील्ड एक साथ अलाइन हो जाता है। सारे रिपल्स एक ही दिशा में बहते हैं, कोई टकराव नहीं होता और प्रतिरोध शून्य हो जाता है। मतलब कोई कूपर पेयर नहीं, सिर्फ अलाइनमेंट। लेकिन अगर सब कुछ अलाइनमेंट और एसवीई फील्ड के निरंतर होने का ही परिणाम है, तो फिर क्वांटम भौतिकी के उस सबसे रहस्यमयी हिस्से का क्या, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है? अरे हाँ, जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। बिल्कुल, जिसके बारे में सुनकर आम इंसान क्या बड़े-बड़े वैज्ञानिक तक परेशान हो गए थे। ये विचार कि दो कण ब्रह्मांड के दो अलग-अलग कोनों में बैठकर प्रकाश की गति से भी तेज एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एंटेंगलमेंट क्वांटम भौतिकी का वो हिस्सा है जिसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाया गया है। लेकिन आरएफडी इस भूतिया प्रभाव के मिथक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। कोई भी संदेश प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर रहा है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? चौहान इसे शेयर्ड रिपल इतिहास या शेयर्ड रिपल हिस्ट्री के रूप में समझाते हैं। इसे ऐसे समझें, क्योंकि दोनों सिस्टम या दोनों हिस्से एसवीई के एक ही निरंतर फील्ड का हिस्सा हैं। हाँ। और भूतकाल में वे एक साथ एक ही ज्यामिति में मौजूद थे, इसलिए उनका आंतरिक रिपल अलाइनमेंट एक ही तरह से सेट हो चुका है। तो जब हम उन्हें अलग करते हैं, जब प्रयोग के दौरान एक सिस्टम अपने एटीटी को पार करके रिजॉल्व होता है, तो दूसरा भी उसी पल उसी के अनुसार रिजॉल्व होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि पहले ने दूसरे को कोई जादुई संदेश भेजा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो एक ही अंतर्निहित एसवीए फील्ड की साझा ज्यामिति का हिस्सा है। बिल्कुल, यह कोई भूत या जादू नहीं है, यह एक बहुत ही गहरे स्तर का ज्यामितीय कोरिलेशन है। ये सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग के ऊपर से एक बहुत भारी धुंध छट गई हो। मतलब हम अब तक प्रकृति को डिजिटल नियमों, विरोधाभासों और अजीबोगरीब पासों के खेल में बांधने की कोशिश कर रहे थे, जबकि प्रकृति हमेशा से एक निरंतर, शांत और तार्किक एनालॉग धुन बजा रही थी। सही कहा। अगर हम स्रोत सामग्री में जिक्र किए गए इस रिपल सभ्यता के उदय को देखें, तो ये बात इंजीनियरिंग और विज्ञान के पूरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल देती है। अब हम अदृश्य कणों से लड़ नहीं रहे हैं। हाँ, और ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। चौहान लिखते हैं कि अब समय आ गया है विरोधाभासों को रटने के बजाय मैकेनिज्म को समझने का। क्योंकि क्वांटम थ्योरी ने हमें प्रकृति के परिणामों की भविष्यवाणी करना तो सिखाया, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि वे परिणाम आखिर आ क्यों रहे हैं। अब हम उस रिपल युग की दहलीज पर खड़े हैं, जहां भविष्य के इंजीनियर और वैज्ञानिक कणों को पकड़ने या नियंत्रित करने की व्यर्थ कोशिश नहीं करेंगे। तो वे क्या करेंगे? इसके बजाय वे एसवीई फील्ड के साथ तालमेल बिठाकर कोहेरेंस इंजीनियरिंग करेंगे। वे रिपल्स की लय को समझेंगे और नई तकनीकों का निर्माण करेंगे जो आज की हमारी कल्पनाओं से भी परे होंगी। ये सचमुच एक अद्भुत आहा मोमेंट है। अगर मैं इस पूरी लंबी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोऊं, तो बात ये निकल कर आती है कि द लास्ट क्वांटम बुक हमें उस पुराने जंग खाए क्वांटम स्कैफोल्डिंग से बाहर निकालती है और एक स्पष्ट, निरंतर और तार्किक ब्रह्मांड के दर्शन कराती है। एकदम सही।
जहां ऊर्जा कोई इकट्ठा करने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि SVE फील्ड में संतुलन की ओर लौटने का एक परिणाम है, जहां असतत या कटी हुई दिखने वाली घटनाएं असल में ATT के तार्किक थ्रेशोल्ड का परिणाम है। और मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये नई समझ केवल प्रयोगशालाओं के उपकरणों या किताबों तक सीमित नहीं रहने वाली। अच्छा। ये ब्रह्मांड में हमारे अपने अस्तित्व को देखने का नजरिया बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि हम इस ब्रह्मांड को बाहर से देखने वाले कोई अलग थलग ऑब्जर्वर नहीं है। तो हम क्या हैं? हम खुद भी उसी SV फील्ड का एक जीवंत हिस्सा हैं, उसी निरंतर रिपल की एक जटिल अभिव्यक्ति हैं। हमारी तकनीकें और हमारी आगे की यात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि हम प्रकृति के इस कोहेरेंस के साथ कितना गहरा अलाइनमेंट बना पाते हैं। ये विचार अपने आप में बहुत ही गहरा है, और इस चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के लिए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हमें हम सबको रात भर सोचने पर मजबूर कर दे। जरूर बताइए। स्रोत सामग्री में एक जगह इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की कार्यप्रणाली भी थ्रेशहोल्ड यानी AT पर ही आधारित है। हाँ, ये सच है। एक न्यूरॉन तभी फायर करता है जब वोल्टेज एक सीमा को पार करता है। तो जरा सोचिए, यदि हमारे दिमाग और हमारी चेतना भी केवल SVE में मौजूद जटिल रिपल ज्यामितियां हैं जो अपने स्वयं के AT पर काम कर रही हैं, तो क्या भविष्य में हम केवल अपनी मशीनों को ही नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी चेतना को भी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ पूरी तरह से अलाइन करना सीख सकते हैं? क्या बात है! अगर चेतना भी एक रिपल कोहेरेंसी है, तो शायद ब्रह्मांड का असली ज्ञान हमें रट कर नहीं मिलता। वो ज्ञान तब खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है जब हमारी चेतना का रिपल ब्रह्मांड के SVE फील्ड के साथ सही अलाइनमेंट में आ जाता है। अद्भुत। तो अगली बार जब सुनने वाले अपनी छत पर रखे सोलर पैनल को धूप सेकते हुए देखें, या किसी लेजर पॉइंटर की लाल रोशनी को देखें, या यहाँ तक कि अपने दिमाग में उठने वाले किसी नए विचार को महसूस करें, हाँ, तो याद रखिएगा कि वहां कोई जादुई कार्ड या फोटॉन्स नहीं टकरा रहे हैं। हम उस पुराने भ्रामक ढांचे के पार वास्तविकता की असली इमारत को देख रहे हैं, जहां सब कुछ एक निरंतर रिपल है और सब कुछ अलाइनमेंट का खेल है। बिल्कुल। आज की इस बेहद गहरी और उत्तेजक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार को अपने अंदर गूंजने दीजिए और ब्रह्मांड की इस नई एनालॉग लय को महसूस कीजिए।